आज की एक महत्वपूर्ण घटना है या एक डेवलपमेंट है कि 3 यूरोपीय देश स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, इन्होंने कहा है कि 28 मई को वो पैलेस्टीन को एक राष्ट्र, राज्य, एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे। बहुत समय से जो नॉर्वे है वो पैलेस्टीनियन पीस प्रोसेस में संलग्न रहा है। आपको याद होगा एक ओस्लो पीस प्रोसेस था, एक ओस्लो फॉर्मूला था जिसके अंतर्गत 2 स्टेट सॉल्यूशन को बनाना था। यदि मैं आयरलैंड के लीडर की बात करूं, साइमन हैरिस, तो उनके अनुसार ये मिडिल ईस्ट की शांति के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम जॉन गाहर जो नॉर्वे के लीडर हैं, तो उनके लिए ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए जो हमने पहले से ही सहमति बनाई हुई थी, ये उसके लिए कदम है। इसी तरह यदि हम स्पेन के लीडर पेड्रो सैंचेज की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये पीस जस्टिस के लिए उठाया जाने वाला एक आवश्यक कदम है। अब आपको ये समझना है कि ये जो स्टेट है इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि इसको रिकग्निशन जो है, तो मॉडर्न स्टेट के लेकर के 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी को कहा जाता है डिक्लरेटरी थ्योरी। डिक्लरेटरी थ्योरी जो है वो मॉन्टीवीडियो कन्वेंशन के आधार पर है और इसके अनुसार किसी भी स्टेट के लिए 4 अंग होने आवश्यक हैं: टेरिटरी, गवर्नमेंट, पीपल एंड सॉवरेनिटी। लेकिन स्टेट को लेकर के ही एक और दूसरी थ्योरी है जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। और ओपेनहाइम ने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी का मतलब होता है जहां पर स्टेट हुड के लिए इंटरनेशनल रिकग्निशन की ज़रूरत है। तो चाहे तो आप स्टेट खुद ही डिक्लेयर कर दें, लेकिन यदि पैलेस्टीन को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक पूर्ण सदस्य के रूप में आना है तो उनको स्टेट के फॉर्म में बाकी जो राष्ट्र हैं वो उन्हें स्वीकार करें, तभी वो कमिटी ऑफ नेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। अब बात यह है कि जो सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हैं कमिटी ऑफ नेशंस, वो है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में वर्तमान में पैलेस्टीन जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट है, यानी कि आप यूएन की गतिविधियों को देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, पर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई वोटिंग राइट नहीं है, कोई आप निर्णय में भागीदार नहीं बन सकते हैं। अब जो पैलेस्टीन है, अभी हाल फिलहाल में ही यूएन जनरल असेंबली में भी एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें अधिकांश देशों ने पैलेस्टीन के निर्माण का समर्थन किया। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत शायद पहला नॉन अरब कंट्री होगा। मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 60s-70s की बात कर रही हूँ, जब भारत ने जो पैलेस्टीन है उसे स्टेट माना। भारत की जो हमेशा से नीति रही है उसमें पैलेस्टीन को स्टेट माना। भारत ने खुद यूनाइटेड नेशंस में कई रेजोल्यूशंस को स्पॉन्सर किया और आरंभ से ही मैं कह सकती हूँ कि जो पीएलओ था, भारत ने उसे पैलेस्टीनियंस का रिप्रेजेंटेटिव माना। हमने पीएलओ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी इस्टेब्लिश किए। तो पैलेस्टीन को एक स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करवाने में अगर मैं कहूँ, विश्व में चाहे नॉर्वे हो, स्पेन हो, विश्व में जो सबसे पहली पहल की गई वो भारत के द्वारा की गई। सबसे ज़्यादा फोर्सफुल एक मूवमेंट के रूप में हमने नैम पर, हमने यूएन जनरल असेंबली में इस पहल को रखा और हमने हमेशा सपोर्ट किया कि इस चीज़ का शांति से हल निकाला जाए। अब अगर हम देखते हैं कि यूएन में सदस्यता मिलने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो अमेरिका है। अमेरिका और इजराइल के बीच में जो रणनीतिक संबंध हैं उसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो जब तक अमेरिका, बिकॉज अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो अगर वो वीटो पावर का उपयोग करता है तो फिर जो औपचारिक रूप से पैलेस्टीन की जो सदस्यता है उसके ऊपर एक समस्या आती है। अब हमें ये भी देखना है कि
क्या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्ल्ड ओपिनियन आज पहले की तुलना में ज़्यादा मायने रख रही है? क्या हम स्टेट सेंट्रिक वर्ड से सोसाइटी सेंट्रिक वर्ड की तरफ जा रहे हैं? हमने देखा कि अमेरिका में और पश्चिम के कई देशों में विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स के मूवमेंट्स रहे हैं, और ये जो सरकारें हैं आज बाध्य हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों में इलेक्शंस भी होने वाला है, कि किस तरीके से पब्लिक ओपिनियन के अनुरूप डिसीजन लिया जाए। इस सब घटनाक्रम को अगर हम समझें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में कई थ्योरीज भी हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, जो ये बताता है कि कैसे पब्लिक ओपिनियन आइडियाज़, जो एपिस्टेमिक कम्युनिटीज़ हैं, उनकी जो भूमिका है वो भी काफ़ी निर्णायक भूमिका रहती है। अब इज़राइल का यदि दृष्टिकोण देखा जाए तो क्या वो टू स्टेट सोल्यूशन को स्वीकार करते हैं? इसका आंसर यस है। थ्योरेटिकली जो इज़राइल है वो टू स्टेट सोल्यूशन को स्वीकार करता है, और ये जो स्वीकृति है ये ओस्लो प्रोसेस से मिली, और उसके चलते हुए पैलेस्टीन में पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का भी निर्माण किया गया। पर बाधा कहाँ है, समस्याएं कहाँ हैं? क्यों अभी तक इज़राइल, जब इन प्रिंसिपल ओस्लो प्रोसेस के चलते पैलेस्टीन के टू स्टेट या पैलेस्टीन के स्टेटहुड को एक्सेप्ट करता है, तो बाधा कहाँ पर है? बाधा सबसे पहले आती है कैपिटल को लेकर के, क्योंकि पैलेस्टीन और इज़राइल दोनों ही जेरूसलम पर अपनी दावेदारी रखते हैं। दूसरी समस्या आती है टेरिटरीज़ को लेकर के। हमने देखा कि ओस्लो पीस प्रोसेस को एक्सेप्ट करने के पश्चात भी धीरे धीरे जो इज़राइल है उसने वेस्ट बैंक के क्षेत्र में जो जूइश सेटलमेंट है उसको बढ़ाया है। तो फिर टेरिटरी को लेके प्रश्न है, इज़राइल की सुरक्षा का काफ़ी बड़ा प्रश्न है। जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड इज़राइल के पीसफुल सिक्योर एग्जिस्टेंस की गारंटी नहीं देगा, तब तक एक तरीके का ये जो प्रिजनर्स डिलेमा है वो इज़राइल के लिए बना रहेगा। इज़राइल जो है उसने हमेशा भारत पाकिस्तान के पार्टीशन से एक सीख ली है। मान लीजिए यदि भारत ने पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार किया होता, लेकिन जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है वो भारत के हाथ में रहती, यानी यदि टू नेशन थ्योरी के अनुसार हिंदूज़ और मुस्लिम्स ये डिफरेंट वे ऑफ लाइफ में रह सकते हैं तो वो रहें, पर सिक्योरिटी जो है वो भारत की तरफ से उस समय भी ये प्रश्न रखना चाहिए कि ये जो मिलिट्री का ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान एक फुल फ्लेजेड स्टेट हुआ, मिलिट्री भी उनको मिली, और उसके बाद 1947 से ही लगातार भारत के 3 युद्ध का सामना करना पड़ा। तो इज़राइल की मानसिकता ये है कि यदि पैलेस्टीन को हम फुल फ्लेजेड स्टेट देते हैं, यानी कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी या पैलेस्टीन की अपनी खुद की एक मिलिट्री होगी, तो उससे इज़राइल के अस्तित्व को बहुत बड़ा खतरा है। तो आज अगर हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करें तो हम कह सकते हैं एक प्रिजनर्स डायलेमा जैसी स्थिति है, जिसमें दोनों ही पक्षों में अविश्वास इतना अधिक है कि दोनों ही पक्ष मिल करके जो एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, जिसको आप विन विन फार्मूला कहते हैं, वो नहीं ले पा रहे हैं। और चूंकि इज़राइल अपनी सुरक्षा को लेके आशंकित है, इज़राइल को भी एक तरीके का एश्योरेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी को देना पड़ेगा, और शायद पैलेस्टीन में भी ये एक कंसर्न है, क्योंकि पैलेस्टीन अपनी सुरक्षा को लेकर के सहमत कंसर्न है। तो अब ये कैसे, अगर हम पॉलिटिक्स की बात छोड़ें और लीगली ये किस तरीके से इस मुद्दे का समाधान किया जाएगा, जिसमें एक ऐसा फॉर्मूला आ जाए जो भारत भी जिसका समर्थन करता है, पैलेस्टीन और इज़राइल बोथ हैव राइट टू लिव इन पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इन देयर नेबरहुड। वर्तमान में जिस तरीके की परिस्थितियां चल रही हैं, गाज़ा में जो हमास के द्वारा एक्शन किया गया, पैलेस्टीन में या गाज़ा में फिर जो इज़राइल के द्वारा उसका एक्शन किया गया, आईसीसी की गतिविधि है, ये सारी चीज़ें इस पूरी प्रक्रिया को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं। तो प्रैक्टिकली ये जो 3 देशों ने अभी ये बात रखी है,
निश्चित रूप से सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसका समर्थन करती है, लेकिन जब तक मूलभूत प्रश्नों का समाधान नहीं निकाला जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल रिटोरिक से ज़्यादा शायद पैलेस्टीनियंस की जो मेन प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन हो पाएगा, या फिर मध्य एशिया में जो शांति का इनका एक रीज़न है वो हो पाएगा। और निश्चित जैसा हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि जब 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो तो चाहे पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी हो या हमास हो, इन दोनों के ही लीडर्स ने इसका स्वागत किया। और फिर इज़राइल के प्रेसिडेंट, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर और इज़राइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन तीनों ने माना कि यदि हम ऐसा करते हैं तो एक बहुत रॉन्ग प्रेसिडेंट सेटअप करते हैं कि आप टेररिज्म को एक लेजिटिमेट मेथड बनवा रहे हैं अपनी बात को या पॉलिटिकल एम्स को इस्टेब्लिश करने के लिए। टेररिज्म इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, क्योंकि अभी तक इस बात का निर्धारण ही नहीं हो पाया है कि टेररिज्म किस आधार पर इस्टेब्लिश किया जाए। क्या केवल नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया एक्ट टेररिज्म में आएगा, या स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया गया एक्ट भी टेररिज्म में आएगा। तो बहुत सारे प्रश्नों का जब तक हल नहीं मिलता है तब तक ये जो समस्या है शायद बनी रहेगी। फ़िलहाल आशा करती हूँ कि आप जानिए कि स्टेट क्या है, इंटरनेशनल लॉ में स्टेटहुड की कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या है, डिक्लरेटरी थ्योरी क्या है, अगर एक फुल फ्लेजेड स्टेट बनता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है और उससे क्या लाभ है, तथा क्या क्या प्रमुख ऑब्स्टिकल्स हैं पैलेस्टीन को स्टेट बनने में।